एक प्यार पहले के ज़माने में लोग करते थे, जान दे देते थे, पर अपने प्यार पर आँच भी नहीं आने देते थे, पर अब वो बात कहाँ। आज की मेरी कहानी अंजलि और मिहिर की प्रेम कहानी है, जो कि बीएचयू कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। रोहतक का रहने वाला मिहिर वाराणसी बीएचयू में हॉस्टल में रहता था। देखने में काफ़ी स्मार्ट था। मेरठ की रहने वाली अंजलि वाराणसी में ही अपनी सहेली पायल के साथ एक किराए पर रूम लेकर बीएचयू कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मिहिर और अंजलि दोनों एक ही क्लास में थे और अक्सर दोनों चुपके चुपके एक दूसरे को देखा करते थे। छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे की मदद भी करते थे। मिहिर और अंजलि दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अंजलि को जब भी कहीं बाहर जाना होता या कॉलेज का कोई काम भी होता तो मिहिर को बोल देती थी, और मिहिर भी अंजलि के लिए मानो 24 घंटे अवेलेबल रहता था। जिस दिन कॉलेज की छुट्टी रहती थी, दोनों बनारस घाट की सैर पर निकल जाते थे। वहाँ एक नाव लेते और सारा दिन बस मौज मस्ती करते। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें भी कहाँ पता चला, और भला प्यार कैसे ना हो। दोनों अपनी उम्र के नाजुक दौर से गुजर रहे थे, जिसमें ना तो अच्छा बुरा दिखता है और ना ही जात पात भेदभाव दिखता है। उन दोनों के लिए दुनिया एक अलग नजर आ रही थी। चारों तरफ फूलों की महक और अपने प्यार की चहक दिख रही थी। उन्हें ना ही अपने परिवार वालों का डर था, ना समाज का डर था। दोनों कभी किसी पार्क में मिलते तो कभी गंगा मैया के घाट पर मिलते थे। एक दिन अंजलि और मिहिर कॉफी शॉप में बैठे कॉफी का मजा ले रहे थे, और साथ ही अपने प्यार का भी। मिहिर: अंजलि, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? अंजलि: क्यों मिहिर, हम दोनों इतने समय से एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे से बेइंतहा प्यार भी करते हैं, पर तुमने कभी भी अपने करीब नहीं आने दिया। मुंह बनाकर करीब तो छोड़े, किस भी नहीं करने दिया। अंजलि: ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे बीच जो भी होगा वो शादी के बाद। मेरे लिए प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि पूजा है। मिहिर के हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमते हुए अंजलि बोली। मिहिर मन ही मन चिढ़ गया और गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, अरे यार, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। तुम किस जमाने में चली गई हो यार? साफ साफ कहो कि तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है, कहते हुए गुस्से में चला गया। अंजलि वहीं बैठे बैठे उदास सी गहरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर मैं कैसे मिहिर को यकीन दिलाऊं कि वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उससे, पर कैसे समझाऊँ अपना प्यार। अंजलि बार बार फ़ोन करती है मिहिर को, पर मिहिर उसका फ़ोन बार बार काट देता है। अब अंजलि काफ़ी परेशान हो जाती है। कॉलेज में भी मिहिर उसे इग्नोर करने लगा था। अंजलि को कुछ नहीं समझ आता था कि ये मेरे साथ कैसा क्यों कर रहा है, क्या हो गया है इसे। अंजलि साफ दिल की लड़की थी और मिहिर को नहीं समझ पा रही थी कि मिहिर को उससे नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर से प्यार था। उसे अंजलि से कोई प्यार नहीं था, बस उसकी खूबसूरती से प्यार था, एक शारीरिक आकर्षण था बस। और अंजलि का मासूम दिल नहीं समझ पा रहा था, और वो पूरी तरह से मिहिर के प्यार में पागल हो गई थी। अंजलि मिहिर के लिए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि अंजलि का प्यार सच्चा था। अंजलि के बार बार फ़ोन करने पर मिहिर फ़ोन उठा लेता है और बोला, हाँ बोलो, क्यों फ़ोन कर रही हो बार बार? अंजलि रोते हुए, यार तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो मिहिर? क्यों तुम्हें नहीं पता अंजलि, मिहिर मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। मिहिर अब समझ चुका था कि अंजलि अब पूरी तरह से उसके प्यार में फंस गई है। अब वो जो चाहे वही करेगी। अब बारी थी मिहिर के अगले दाव की। फिर उसने अंजलि को एक एड्रेस पे बुलाया और अंजलि भी खुशी खुशी वहाँ पहुँच गई। मिहिर के दोस्त का रूम था जहाँ पर वो अंजलि को बुलाता है। अंजलि आती है तो देखती है मिहिर पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा है, और अंजलि के आते ही अंजलि से लिपट जाता है और बोलता है, यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे पर विश्वास नहीं करती हो, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ था। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो मुझे अंजलि। यार मैं भी तुम्हारे बिना कहाँ रह सकती हूँ, पर मेरे साथ कभी भी ऐसा मत करना, मुझसे तुम्हारी बेरुखी सहन नहीं होती है। और फिर दोनों एक दूसरे के आगोश में समाते चले गए, और अंजलि भी ना मिहिर को रोक पाई और ना ही खुद को। अब क्या था, दोनों अक्सर ही अकेले में मिलने लगे और बार बार जिस्मानी संबंध बनाने लगे थे। दोनों मानो उन्हें लत लग गई थी एक दूसरे की। काफ़ी समय ऐसे ही बीत गया था और अंजलि का टाइम भी मिस होने लगा, और वो मिहिर से बोली, मिहिर लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, चलो ना हम दोनों शादी कर ले। मिहिर, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम ज़रूर शादी करेंगे। अंजलि, यार कब, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हारा जी भर गया है मुझसे? मिहिर, अरे नहीं पागल, मैं अपने बच्चे को अपनाऊंगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। जब भी अंजलि शादी की बात करती मिहिर हमेशा कोई ना कोई बहाना बना ही देता था। एक दिन अंजलि कॉलेज गई तो मिहिर का फ्रेंड अंजलि को एक लिफाफा देता है। अंजलि ने खोला तो देखा कि एक लेटर है उसमें, और लेटर को पढ़कर उसके होश उड़ गए। लेटर में लिखा था कि मैं अपने गाँव रोहतक जा रहा हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना मिहिर। अंजलि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो रोने लगी। अब क्या होगा मेरा, मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँ, ये मिहिर ने क्या कर दिया, मैं इस बच्चे का क्या करूँ, मैं समाज को और अपने माँ बाप को क्या मुँह दिखाऊंगी। तमाम बातें सोचकर अपना सर पकड़कर रोने लगती है। अंजलि का दिल और दिमाग एकदम से शून्य सा पड़ गया था, और फिर पहुंच गई अपने फ्रेंड पायल के पास, और जाते ही पायल से लिपट पड़ती है। अंजलि, पायल, मिहिर ने मुझे धोखा दिया, हिचक हिचक कर सिसकियाँ लेते हुए बोली। पायल चला गया? हैरान होकर, कहाँ चला? अंजलि अपने गाँव वापस चला गया।
रोने की वजह से उसकी बातें पायल नहीं समझ पा रही थी। पायल पहले तो तुरंत एक गिलास पानी देती है अंजलि को और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अब बता बात क्या है। अंजलि, यार ये मिहिर तो बड़ा कमीना निकला, मुझे शादी का झांसा देकर खुद 9 तो 11 हो गया। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। पायल, हाँ तो जाए उसकी बला से माथे पर जोर देते हुए, तू इतना क्यों परेशान है, शांत हो जा और चिल मार। यार अंजलि झिझकते हुए, पर मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसका क्या करूँ। रोते हुए, पापा मम्मी को समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। वही धम से बैठ गई, दीवार से सर टिकाकर सर पकड़ रो पड़ी। पायल दोनों हाथों से अंजलि की बाहों को खा जोड़ते हुए बोली, यार ये सब क्या, तूने अक्ल नाम की चीज़ नहीं है, तुझमें हद है यार। माथे पर पड़े पसीने को पोंछते हुए बोली। पर जब अंजलि की तरफ ध्यान से देखती है तो उसे अपनी दोस्त की हालत पर दया आ जाती है और अंजलि को सीने से लगा उसे शांत कराने लगती है। अंजलि, यार मुझसे पाप हो गया, अब मैं क्या करूँगी। मिहिर बोला कि हम शादी करेंगे, पर अब कहते कहते दोनों हथेलियों से अपने मुंह को छुपा रोने लगी। पायल, चुप, बिल्कुल चुप। पाप हो गया है तो एक पाप और सही। अरे हाँ, ये बता कितना महीना हुआ है। यही कोई 4-5 महीना हो गया है। पायल, चल इधर ही एक छोटा सा नर्सिंग होम है, वहीं पर चलते हैं, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में हम नहीं जा सकते हैं। अंजलि और पायल दोनों नर्सिंग होम पहुंच गई और वहाँ की डॉक्टर को सारी बातें बता देती है और कहती है कि ये बच्चा नहीं चाहिए, वो करवाना है। डॉक्टर, ठीक है, पहले टेस्ट करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। अंजलि का सारा टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट देखकर डॉक्टर पायल को बताती है कि एबॉर्शन अब नहीं हो सकता है। पायल हैरानी से, क्यों डॉक्टर। क्योंकि बच्चा करीब 5 महीने का हो चुका है, अब सिवाय डिलीवरी के कुछ नहीं किया जा सकता। पायल को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अंजलि को लेकर वापस आ गई। अंजलि, अब क्या होगा, मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी। लोग इसे नाजायज़ बुलाएंगे और कल को जब ये समझदार होगा तो मुझसे नफरत करेगा। नहीं, इससे अच्छा तो मैं गंगा मैया में कूद कर अपनी जान दे दूं और साथ साथ इसका भी। रो रो कर बुरा हाल था अंजलि का। पायल से अंजलि की हालत सहन नहीं हो रही थी। यार अभी कल पेपर में पढ़ा था मैंने, एक बच्चा गंगा जी के किनारे पर मिला था और मलान ने गोद ले लिया। हम भी वही करेंगे। अब तू सिर्फ पढ़ाई कर और घर से फ़ोन आए तो अच्छे से बात करना, किसी को पता नहीं चलेगा। अंजलि क्या कहे, बस मौन हो अपनी सहेली की बातें सुन रही थी। धीरे धीरे समय के साथ साथ अंजलि का पेट भी दिखने लगा था। दोनों ने दूसरी कॉलोनी में घर ले लिया ताकि यहाँ पर उन्हें जानने वाला कोई भी ना हो। अंजलि के मन की स्थिति शब्दों में समझा पाना आसान नहीं है। उसके लिए तो एक एक दिन साल की तरह बीत रहा था। बस सारा दिन अपने रूम में पड़ी अंधेरे में बैठी रहती थी। ना उसे भूख लगती थी और ना ही प्यास। धीरे धीरे वो पल भी आ गया जब अंजलि को प्रसव पीड़ा होने लगी थी। पायल ने ऑटो रिक्शा लेकर उसी नर्सिंग होम पहुंच गई जहां पर पहले अंजलि को दिखाई थी। अंजलि की डिलीवरी भी हो गई और अंजलि को बेटा पैदा होता है। कुछ समय तक तो अंजलि बेहोश रहती है, पर जब होश आया तो अपने बगल में सोए हुए बच्चे को देखकर उसकी ममता छलक पड़ी और अपने बच्चे को सीने से लगाए चूमती और आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। बार बार एक ही बात कहती है कि हे मेरे लाल, अपनी बिन ब्याही माँ को माफ़ कर दो, जैसी अभागिन को माफ़ कर दो। अपने बच्चे को इस कदर चूमती है कि मानो जन्मों की प्यासी अपनी प्यास बुझा रही हो। पायल, अंजलि इससे ज़्यादा मुँह मत करो, ये तुम्हारा नहीं है और अब चली जाओ, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। अंजलि का तो मानो एक साथ पता नहीं कितने बाण उसके कलेजे को बिंद रहे थे। दोनों सहेलियां अपना मुंह दुपट्टे से बांधकर बच्चे को गोद में लेकर पहुंच गई बाबा विश्वनाथ जी के धाम और ढूंढते ढूंढते पहुंच गई एक बुजुर्ग बाबा की दुकान पर जो कि माला फूल बेच रहे थे। पायल बोली, बाबा हमें माला फूल दे दीजिए, हम दर्शन करके आते हैं। माली फूल बेचने वाला अच्छा बेटा कहकर 2 जगह माला फूल बनाकर दे देता है। दोनों सहेलियां अपना स्लीपर पर्स सब निकाल कर जाने लगती है तो फिर कहती है कि बाबा थोड़ी देर के लिए आप हमारे बच्चे को संभाल लेते तो अच्छा रहता, लाइन में खड़े होना है, बच्चा परेशान हो जाएगा। बाबा माली ने सोचा, ठीक है, कौन सा मुझे पहाड़ उठाना है, और वैसे भी बच्चा सोया हुआ है। मन ही मन सोचते हुए, हाँ बिटिया यहीं सुला दो और दर्शन कराओ। दोनों ठीक है बाबा। जाते हुए अंजलि 1000 बार अपने बच्चे से माफ़ी मांगी और सोच रही थी, पाप किया मैंने और भुगतेगा मेरा बच्चा, पर करे क्या, तेरी माँ मेरे लाल मुझे माफ़ कर दो। मन ही मन अपने बच्चे से कहती है कि पायल उसे खींचते हुए लेकर चली जाती है। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई पर दोनों का कुछ पता नहीं चला। इतने में बूढ़े बाबा की पत्नी भी दुकान में आती है तो देखती है कि अरे ए बड़ऊ, ई तू केक का लड़का है बाटा। माली, अरे बूढ़ा तो का हमका बताई, 2 गो लड़की आइन ई हमके पकड़ाइन गईन, अब इतना देर होए गईल आइन ना।
बूढ़ी औरत की पत्नी, हद बाटे है बड़ऊ, हम ना रहती ना तो हार का होत, सर पकड़ कर बड़बड़ाते हुए बोली। देखते हैं बच्चे की किस्मत कहाँ ले जाती है। बाबा विश्वनाथ जी अब कैसे न्याय करते हैं बच्चे के साथ। बूढ़ी औरत मालिक की पत्नी की आवाज़ सुनकर वहाँ पर भीड़ जमा हो गई और सब बच्चे को देखने के लिए उत्साहित हो रहे थे। इतनी भीड़ को देखकर वहाँ पर जो पुलिस ड्यूटी पर कर रही थी वो आ पहुँची। उसमें से एक पुलिस वाला लड़का अजीत दहिया नाम का था। उसकी उम्र 27 साल की थी। हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा नौजवान बच्चे को उस बूढ़े आदमी से ले लिया। बूढ़ा आदमी माली भी मन ही मन खुश हो गया था कि हे भोले बाबा, भला इस बला से मेरा पीछा छुटा। अजीत पुलिस वाला धीरे से बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाकर देखता है तो बस देखता ही रह गया। खुद से ही बातें करता है कि हे शिव जी, कौन ऐसी निर्दयी माँ थी जो इस गुलाब के पंखुड़ी से भी कोमल नन्ही सी जान को यूं छोड़ गई। कितना प्यारा और मासूम सा है ये बच्चा। प्यार भरी ममताई नजरों से निहारते हुए अजीत बच्चे को लेकर बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाता है और बच्चे के आगे बढ़ाते हुए बोला कि हे कालों के काल महाकाल, आपकी महिमा आप ही जाने बाबा। भक्ति भाव भरे स्वर से, पर मैं आपके दरबार में आज एक कसम खाता हूँ कि मैं आज से इस बच्चे का पालन पोषण करूँगा और कभी भी शादी नहीं करूँगा। ये मेरा इस बच्चे से वादा है। अजीत की आंखें डबडबा आई। अजीत के साथ और जो पुलिस वाले काम करते थे वो सब समझाने लगे, यार ये कैसा कसम खा लिया तूने, पागल है क्या, पूरी जिंदगी अकेले कैसे रहेगा। अजीत, अरे भाई मैं अब अकेला कहाँ हूँ, बच्चे की तरफ इशारा करते हुए ये है ना सुपर हीरो चूमते हुए बच्चे को बोला। दूसरे पुलिसकर्मी, पागल न बन, किसी अनाथालय में हो सकता है इसको बढ़िया परिवार मिले, माँ बाप दोनों का प्यार एक साथ मिले और पीछा छुड़ा इससे। अजीत, चुप करो यार। एक माँ जिसने जन्म देकर इस फूल को फेंक कर चली गई, उस फूल को बोले बाबा ने मुझे दिया है, मैं अब इसके साथ अन्याय नहीं कर सकता हूँ, ना ही होने दूंगा। पुलिसकर्मी, और तेरे घर वाले वो मान जाएंगे? अजीत, नहीं पता, नहीं माने तो भी मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला, और वहाँ से बच्चे को लेकर चला जाता है। घर पर इस बात की खबर अजीत के पहुँचने से पहले ही पहुँच गई थी। अब बस अजीत की पेशी होनी बाकी थी। घर वाले, अजीत के मम्मी पापा काफ़ी गुस्से में अपने बेटे यानी अजीत को घूरे जा रहे थे। अजीत के आते ही बरस पड़े, अबे भीष्म पितामह की औलाद, तुझे ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है महान बनने का। गुस्से में लाल पीला हो बड़ी बड़ी आंखें करके अजीत पर बरस पड़े। अजीत, नहीं पापा, अब आपके भी कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। प्लीज़, हाथ जोड़कर अपने पापा को देखने लगा। बच्चा भूख से रोए जा रहा था। अजीत की मम्मी उसे दूध पिलाती है और अजीत को समझाती है कि बेटा तू बच्चे को रखना है रख, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर ये जो तूने कसम खा ली है उससे प्रॉब्लम है हमें। बच्चे पालना इतना आसान नहीं है जितना तुझे लगता है। शादी कर लेगा तो माँ भी मिल जाएगी और बच्चे की परवरिश भी अच्छी होगी। अजीत, बस मम्मी, अब मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। अजीत के पापा, बात तो करनी पड़ेगी और रोज़ होगी। बात ज़्यादा नाटक करेगा ना तो खींच कर चांटा मारूंगा, ना होश ठिकाने पर लग जाएगा। इसी दिन के लिए तू पैदा हुआ था। अजीत बच्चे को लेकर अपने रूम में सोने चला जाता है और सोचता है अगर मैं यहाँ रहूँगा तो यही सब रोज़ होगा, और कहीं मेरे पापा किसी अनाथालय में ना दे दे इस बच्चे को। बच्चा अजीत की गोद में सुकून की नींद से सो रहा था और अपने छोटे छोटे हाथों से अजीत की उंगली पकड़े हुए था। अजीत की आंखें मानो उसे निहारने से थकती ही नहीं थी और उसे लगा कि बच्चे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे जन्म देने वाली तो छोड़ गई पर तुम ना छोड़ना। अजीत बच्चे को सीने से लगाए सो गया था पर उसकी आंखों से नींद भी बहुत दूर चली गई थी। शायद अजीत का फैसला उसे नागवारा था। अजीत सुबह सुबह जल्दी से उठ और बच्चे को लिया, अपने कपड़े समेटे, माँ पापा के उठने से पहले ही घर से निकल गया और सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। मेरठ जाने वाली ट्रेन पकड़ लिया और निकल पड़ा अपने नए सफर पर। जिस तरह से एक माँ अपने जन्म देने के बाद बच्चे की देखभाल करती है वैसे ही अजीत अपने बच्चे की देखभाल कर रहा था। अजीत मेरठ में ही शिफ्ट हो जाता है। ड्यूटी पर जाता तो भी बच्चे को अपने सीने से लगाए रहता। अजीत की अब सारी दुनिया यही बच्चा था। अजीत प्यार से बच्चे को हर्ष पिलाता था। बच्चा हर्ष भी अब अजीत के हाथ को पहचानने लगा था। धीरे धीरे वो अजीत की ममता की छाँव में पड़ रहा था और बड़ा हो रहा था। दोनों एक दूसरे की जान थे। अजीत बेहद ही खूबसूरत और सुलझा हुआ था। कोई भी अगर पूछ लेता कि इसकी माँ कौन है तो तुरंत ही जवाब देता कि क्यों, मैं माँ नहीं हूँ, इसका बाप भी मैं और माँ भी मैं ही हूँ। अजीत के इस रूप को देखकर ना जाने कितनी लड़कियों ने उससे अपने प्यार का इजहार किया होगा, पर अजीत को तो सिर्फ अपने हर्ष, अपने लाल के प्यार के आगे किसी का प्यार नहीं दिखता था। हर्ष अपनी माँ रूपी धर्म पिता के साए में बड़ा हो रहा था। अजीत अपने हाथों से हर्ष को नहलाता धुलाता, खाना बनाकर खुद बड़े प्यार से गोदी में ले खिलाता। जो जो माँ करती अपने बच्चे का वो सब अजीत करता था। हर्ष को एक चोट भी लगती तो दर्द का एहसास अजीत को होता था। हर्ष और अजीत का रिश्ता बड़ा ही अनोखा था। खून का रिश्ता ना होते हुए भी दोनों एक दूसरे की जान
नाम थी। अजीत की सुबह होते तो हर्ष के नाम से, शाम होती तो हर्ष के नाम से। हर्ष को रोज़ सुबह माँ की तरह उठाना, उसको ब्रश कराना, नहलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, उसकी बस यही ज़िंदगी थी। चोट अगर कभी लग जाती थी उसके हर्ष को तो दर्द से तड़प उठता था। अजीत के घर के सामने ही एक एएसपी का बहुत ही बड़ा बंगला था और कई गार्ड तैनात रहते थे बाहर हाथ में बंदूक लिए। एएसपी और नहीं अंजलि थी, लेकिन वो अब पहले वाली अंजलि नहीं थी, सीधी सादी प्यार करने वाली। वो पूरी तरह से बदल चुकी थी, मर्दों से तो खास नफरत करती थी और किसी भी मर्द की गलती को कभी माफ़ नहीं करती थी। अंजलि के पास अगर कोई मर्डर केस आता तो मर्डर करने वालों के लिए कोई दया भाव नहीं रहता था सिवाय मौत के। अंजलि का जहाँ भी पोस्टिंग होता था उसका खौफ उस इलाके में इस कदर छाया रहता था कि कोई जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचे। अंजलि का यह फंडा था कि कोर्ट भी खुद थी, सुनवाई भी खुद करती और सजा भी खुद देती थी। अंजलि की चर्चा दूर दूर तक रहती। आलम यह था कि जिधर भी गुजरती थी उधर से कुछ लोग उसको जल्लाद बुलाते थे। बोलते बड़ी घमंडी औरत है, ना जाने खुद को क्या समझती है। मुंह बनाकर सब आपस में बातें करते रहते। अभी छोटा सा बच्चा हर्ष रोज बाहर से ही उस बंगले को निहारता रहता था। एक दिन हर्ष अजीत से बोला, पापा वो घर किसका है? अजीत, किसी का भी हो बेटा, पर तुम कभी भी वहाँ मत जाना। हर्ष, क्यों? अजीत, क्योंकि उस बंगले की मालकिन बड़ी चालाक है। हर्ष मतलब आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। अजीत मतलब कि सोचने लगा कि बच्चे को समझाना कितना मुश्किल होता है। मतलब बेटा खड़ूस आंटी है। हर्ष ने हाँ में सिर हिला दिया। पर वो कहते हैं ना, बच्चों की फितरत होती है कि जिस चीज़ के मना करो उन्हें वही चाहिए रहता है, या जिस काम के लिए मना करो वो वही काम करते हैं। हर्ष रोज चोरी चुपके उस बंगले के गार्डन में जाता था और कुछ फूल तोड़ लाता था। बंगले का माली हैरान रहता था कि ये फूल तोड़ता कौन है। रोज सोचता था जिस चोर को पकड़ कर ही रहूंगा। फिर क्या था, एक दिन हर्ष दोपहर को स्कूल से आते ही भागकर बंगले के पास गया और चुपके चुपके दबे पाँव गार्डन में पहुंच गया और जैसे ही हाथ बढ़ाया फूल तोड़ने के लिए, गार्ड ने आकर उसे पकड़ लिया और 2 थप्पड़ जड़ दिया। हर्ष के फूल से कोमल गाल पर गार्ड उंगलियों के छापे पड़ गए। गार्ड चिल्लाते हुए, माली ये लो, चोर को मैंने आज पकड़ ही लिया। माली, अरे वाह, ये तो हमको एकदम से पगलवा दिया था साहब, अच्छा हुआ जो आज पकड़ गया। गार्ड हरामखोर परेशान करके रखा था, जलाते हुए बोला। हर्ष उंगली दिखाकर, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, घूर कर गुस्से में, और हाँ मुझे गाली मत देना। चुटकी बजाकर हर्ष ने गार्ड को धमकी भरे स्वर में बोला। गार्ड अब तो उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया था और हर्ष के बाल को पकड़कर तड़ाक से वही पत्थर पर पटक दिया और इतनी जोर से पटका कि हर्ष के मुंह से चीख निकल पड़ी। पापा पापा कहकर हर्ष रोने लगा। फिर गार्ड ने उसका मुंह दबा दिया। हर्ष का ढेर सारा खून फर्श पर बहने लगा। यह देखकर गार्ड डर गया और हर्ष के मुंह से अपना हाथ हटा दिया। फिर तब तक हर्ष बेहोश हो चुका था। गार्ड को लगा कि हर्ष मर चुका है और वो हर्ष को उठाकर उसके घर के बाहर दरवाजे पर लिटाकर वापस आ गया। हर्ष की ये हालत देख अजीत को जानने वाले ने उसे फ़ोन किया और हर्ष को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अजीत भागा भागा किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती करके बोला, अजीत सर प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहस देते हुए, परेशान ना हो, बच्चे को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खून ज़्यादा बहने की वजह से बेहोश हो गया था। अजीत हैरान होकर, क्या खून डॉक्टर? हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता? अजीत, नहीं डॉक्टर, पर कैसे? डॉक्टर, किसी पत्थर से चोट लगी है, आपके बेटे को पूरे 12 टांके लगाने पड़े हैं और इतना ही नहीं, किसी ने मानो इसे जान से मारने की कोशिश की है। मुंह दबाकर हाथों के निशान पड़े हुए। अजीत, पता नहीं, पर कौन? ऐसा कौन करेगा? मेरा तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। फिर किसने किया? गुस्से में दांत पीसते हुए, बस एक बार मुझे पता चल जाए फिर तो मैं उसे जिंदा काट दूंगा जिसने भी मेरे बेटे के साथ ऐसा किया है। इधर गार्ड 2-3 दिन की छुट्टी ले लेता है और माली से बराबर पूछता है कि क्या हुआ बच्चे का, कुछ पता चला? माली, नहीं भाई, लगता है बच्चा जिंदा है, तभी तो कोई भी नहीं आया पूछताछ के लिए। 2-3 दिन में हर्ष की हालत सुधरने लगी थी। अजीत तो बस इंतजार कर रहा था कि कब पता चले कि उसके बेटे को किसने मारा है। बदले की आग में उसके सीने में जल रही थी। हर्ष के होश में आते ही अजीत ने पूछा कि ये बेटा तेरा ये हाल किसने किया? गुस्से में भरकर पूछा। अपने पापा का ये रूप, इतना गुस्सा देखकर पहले तो हर्ष डर गया और सोचने लगा कि क्या मुझे बताना चाहिए। अजीत, बताओ बेटा ये किसने किया? हर्ष, पर पापा आप कुछ करोगे तो नहीं ना? अजीत लंबी सांस लेते हुए, नहीं बेटा, कुछ नहीं करूँगा, बस समझाऊंगा कि मेरे हर्ष को मारे नहीं। हर्ष ने सब हाल कह सुनाया, उसके साथ जो भी हुआ था। फिर तो अजीत की आंखों में खून उतर आया। पहले तो अजीत अपने बेटे को हॉस्पिटल से घर वापस आ गया और दवा खिलाकर सुला दिया। फिर क्या था, आप देखा ना, तब अपनी बंदूक उठाकर सीधे बंगले पर पहुंच गया। बंगले पर पहुंचते ही जोर से गरजते हुए गार्ड को आवाज़ लगाई। गुस्से से गार्ड भी वापस लौट आया था और अपनी ड्यूटी पर था। उसे देखते हुए अजीत ने अपना आपा खो दिया और गार्ड को मारने के लिए दौड़ा। ना जाने कितने थप्पड़, लात और घूंसे मारे होंगे गार्ड को अजीत ने। जितने भी वहाँ पर गार्ड थे सारे एकजुट हो अजीत के ऊपर टूट पड़े, पर अजीत
एक उस गार्ड का गला इस कदर से पकड़ा हुआ था कि कोई भी छुड़ा नहीं पाया। गुस्से में अजीत पागल सा हो गया था और बार बार कहे जा रहा था कि जिस बेटे को मैंने कभी फूल के पंखुड़ी से नहीं मारा था, तूने उसको मारा। जिस बेटे के सर को सहलाते सहलाते मेरे हाथ नहीं रुकते हैं, तूने उसका खून बहाया। अपने होठों को गुस्से में भींच कर बोला। अजीत के ऊपर खून सवार था। कब हाथापाई में गोली चली किसी को पता नहीं चला और गार्ड वही ढेर हो गया। गोली की आवाज़ सुनकर अंदर से एएसपी अंजलि बाहर आ जाती है तो गार्ड मरा हुआ देखकर हैरान हो जाती है और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था और घूरते हुए अजीत को देख रही थी। अंजलि अपने गार्ड से पूछती है कि कौन है ये आदमी, अजीत की तरफ इशारा करते हुए। और यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, गार्ड को किसने मारा, बुलंद आवाज़ में एक साथ कई सवाल पूछ पड़ी। दूसरी तरफ गोली की आवाज़ से हर्ष भी उठ जाता है और दौड़कर वो भी अजीत के पास आ जाता है। अजीत को इस हाल में देखकर हर्ष तड़प उठा और सिसक सिसक कर रो पड़ा। दूसरे गार्ड ने अंजलि को सारा हाल कह सुनाया। जो कुछ भी हुआ था, अंजलि को तो मर्दों से नफरत पहले से ही था, अब तो बस अजीत को सजा देने का बहाना मिल गया था। अंजलि ने अजीत को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया कि दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि नहीं नहीं, मेरे पापा को छोड़ दीजिए खड़ूस आंटी प्लीज़। हाथ जोड़कर हर्ष अंजलि से बोला। अंजलि ही मुंह बनाकर गौर से हर्ष की तरफ देखते हुए बोली, ए लड़के क्या बोला, खड़ूस आंटी किसने कहा? बच्चे मन के सच्चे तो होते ही है। हर्ष पापा ने कहा था कि वो आंटी खड़ूस है, वहाँ कभी ना जाना, पर मैं अपने पापा की बात नहीं मानी। रो रो कर अंजलि को हर्ष ने जवाब दिया। को घूर कर अंजलि ने एक पुलिस वाले को इशारा करते हुए चेयर मंगवाती है और वहीं पर पैरों को एक दूसरे पर चढ़ाकर बैठ गई और बोली कि इसे इतना मारो कि यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाए। इतना सुनते ही सारे गार्ड्स अजीत पर टूट पड़े और डंडे से उसकी पिटाई करने लगे और अंजलि को अजीत को पिटता देखकर सुकून मिल रहा था और वो बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अपने पापा को इस हाल में देखकर हर्ष का दिल छलनी हो रहा था और कभी किसी गार्ड को दांत काटता तो कभी किसी को, पर इतने लोगों के सामने उसकी एक न चलती, उल्टा दूर गिर जाता था। बच्चे हर्ष की यह हालत देख माली को दया आ गई और वो बोला हिचकिचाते हुए, मैडम जी आप इसे सस्पेंड कर दीजिए और छोड़ दीजिए, क्योंकि अपने बेटे का इकलौता सहारा बस यही है और कोई नहीं है। अंजलि क्यों, इसकी माँ मर गई है? सख्त आवाज़ में बोली माली। पता नहीं मैडम जी, ये बेचारा तो इसका बाप भी नहीं है। अंजलि हैरानी से, मतलब माली? अरे मैडम जी, यहाँ पर इस इलाके में ऐसा कोई नहीं जो इस बाप बेटे की जोड़ी को ना जानता हो। अंजलि उत्सुकता से माली को देखती है। माली मैडम, ये बच्चा पता नहीं किसका पाप था जो कि इसने इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया क्या अपना घर बार माँ बाप सबको छोड़ दिया सिर्फ इस अनाथ बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए। इतना सुनते ही अंजलि आवाज़ लगाई, रुको, और सब पुलिसकर्मी रुक गए। पर अजीत लहूलुहान हो गया था, मानो उसकी बॉडी में ताकत ही नहीं बची थी खड़े रहने की, और वो लड़खड़ा कर वहीं पर बैठ गया। अपने पापा की यह दशा देखकर हर्ष भी अपने कुंवारे बाप के कलेजे से लिपट गया। अब तो अंजलि के मन में जानने की इच्छा हुई कि आखिर ये है कौन कैसे किसी और के बच्चे को पाल सकता है, कोई इतना प्यार किसी पराये बच्चे से कैसे कर सकता है। अंजलि की आंखों में एक मुद्दत के बाद पहली बार आंसू आए थे और अतीत को याद कर अंजलि की आंखें छलक पड़ी। उसने बड़े गौर से बच्चे हर्ष को देखा और सोचने लगी कि मेरा भी बेटा इतना बड़ा हो गया होगा। अंजलि अजीत से, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। तो रुक कर गहरी सांस लेते हुए बोली, फिर किसका बेटा है? अजीत मैडम, सिर्फ बच्चा पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं होता। ऐसा होता ना तो कान्हा नंद यशोदा नहीं बल्कि देवकी वसुदेव के लाल के रूप में जाने जाते। अजीत हर्ष के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले चूमते हुए बोला, और ये तो साक्षात बाबा भोलेनाथ ने मुझे दिया है, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, मेरे लिए तो खुद मेरे शिव ने दिया है। अजीत की बातें सुनकर अंजलि का हृदय कांप उठा और बड़ी उत्सुकता से पूछा कि मतलब ये बच्चा? बोलते बोलते रुक जाती है तो आगे तबाक अजीत बोल पड़ा, हर्ष के हाथों को अपने हाथों में ले उसके बाल सहलाते हुए। अजीत, कहा जाता है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, पर ना जाने कैसी जल्लाद मार रही होगी जो इतने सुकुमार को छोड़कर भाग गई। कहा जाता है कि माँ अपने बच्चे के लिए वैश्य तक बन जाती है, पर वो डायन कैसी रही होगी जो दूध मुआ बच्चे को एक दुकान अंधी गलियों में छोड़ गई। अंजलि समझ चुकी थी कि हर्ष किसी और का नहीं बल्कि उसका बच्चा है। अंजलि अजीत से, और अगर उसकी कोई मजबूरी रही होगी तो? अजीत गरज पड़ा, मजबूरी हूँ? कैसी मजबूरी? ऐसी कैसी मजबूरी कि अपना बच्चा पैदा करके फेंक दिया? ना जाने भगवान ऐसे लोगों को बच्चा देते ही क्यों है। अजीत के मुखमंडल पर एक अजीब सा तेज अंगारों भरा तेज उफान मार रहा था, मानो वह उस अंगारे में सबको जलाकर रख देगा। अजीत का ऐसा विकराल रूप देख अंजलि भीतर तक खौफ से कांप उठी। उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। अजीत, मुझे तो तभी से औरत जाति से नफरत हो गई है। मैडम जी गुस्से में गरजते हुए कहा।
बस यही एक कारण है जिसकी वजह से मैंने शादी न करने का दृढ़ संकल्प लिया था। अंजलि को जब ये पता चला कि हर्ष उसका अपना बेटा है तो दिमाग में हजार तरह के उपाय सोचने लगी थी कि बच्चे को कैसे ले अजीत से, क्योंकि अजीत आसानी से देने वाला नहीं था। अंजलि के भीतर की औरत जाग गई थी जो कि ना जाने कितने सालों से मर चुकी थी। उसके अंदर की करुणा ममता हिलोरे मारने लगी थी। अपने बच्चे को छूने के लिए, उसे चूमने के लिए, उसे अपनी छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने के लिए, पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताने के लिए कि मैं हूँ इस बच्चे की माँ, मैं ही हूँ वो पापन जो अपने बेटे को जन्म तो दे दिया पर उसे अपना दूध भी ना पिला पाई। घुटने पर बैठकर अंजलि उस बच्चे हर्ष को अपने पास बुलाती है। हर्ष मासूम सा बच्चा आता है अंजलि के पास। अंजलि ने खींचकर उसे अपने कलेजे से लगा लिया और रोने लगी। ना जाने कितने बरस से उसके आंसू सूख पड़े थे, आज वो भी समुद्र की लहरों की भांति बह चली थी। जितना रोती थी उतना ही हर्ष को चूमती और कहती कि मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैं ही हूँ तेरी वो भागन माँ, मैं ही हूँ पापिनी, मुझे माफ कर दे। ये सब अजीत देख कर दंग रह गया और वो बड़ी तीव्रता से हर्ष का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। अजीत ओ नौटंकी की खान, अपनी नौटंकी की दुकान जा कहीं और खोल, ये सब मेरे साथ नहीं। हाँ, आंखों में ज्वालामुखी भरे हुए बोला। और एक मिनट, अभी क्या कहा तुमने? मानो जानबूझकर अनसुना करने की एक्टिंग कर रहा हो। अंजलि नरमी से, बड़ी ही संवेदनशीलता से, वही जो तुमने सुना, मैं ही हूँ इसकी वो भगोड़ी माँ, मैं ही हूँ वो पापनी औरत जिसकी एक पाप के कारण तुमने पूरी औरत जाति से नफरत करने लगे। हाँ, वो मैं ही हूँ। अंजलि अजीत के आगे हाथ जोड़कर बोली। प्लीज़ अजीत, मेरा बेटा मुझे दे दो। अभी अंजलि की बात पूरी नहीं हुई थी कि अजीत बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला। अजीत उंगली दिखाकर, चुप, बिल्कुल चुप, सोचना मत मैडम, सोचने की गलती भी मत करना कि मैं अपना बेटा तुम्हें दूंगा। छी, धिक्कारते हुए, शर्म नहीं आती? अपना बच्चा कहते हुए। उस दिन तुम्हारी ममता कहाँ थी मैडम, जब अंधी गलियों में किसी और के भरोसे अपना बच्चा छोड़ आई थी? बड़ी आई माँ बनने, अपना थोबड़ा जा देख आईने में। तू माँ तो क्या, औरत भी कहलाने के लायक नहीं है। और अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ने लगा। अंजलि अजीत को रोकते हुए बोली। अजीत, उस समय मैं मजबूर थी, मेरे पास कुछ नहीं था और अगर मेरे पापा को पता चला होता तो वो मुझे और मेरे बच्चे दोनों को मार देते। मैंने बस अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया था, पर आज मैं मजबूर नहीं हूँ। मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, ढेर सारे नौकर चाकर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्लीज़ मुझे मेरा बेटा दे दो। अजीत, अपने पैसे से औलाद को भी खरीद लो मैडम जी, पर मैं अपने जिगर को नहीं दूंगा। मेरी जान नहीं है। तुम नहीं जानती हो कि मैंने इसे अपना दूध नहीं पिलाया है, क्योंकि ये मातृत्व सुख दुग्ध पान का सिर्फ ऊपर वाले ने औरत को दिया है, पर मैंने इसे अपना खून पिलाया है, आंसू पिलाया है, खुद रात भर जगा है अपने हर्ष को एक सुकून की नींद देने के लिए। अब तो मेरे मरने के बाद ही तुम इसे ले सकती हो मैडम जी। अजीत के मुख से मानो अंगारे निकल रहे थे। अंजलि, अजीत, सोच लो, तुमने एक पुलिस वाले को मारा है और इसका अंजाम बुरा होगा, लेकिन अगर तुम हर्ष को दे दो तो मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं करूंगी। अजीत व्यंग्य भरी मुस्कान से बोला। क्यों, न्याय की देवी आ गई ना अपनी औकात पर, और चल दिया। तब तक अंजलि ने ललकारा, अरेस्ट हिम, और एक ऑर्डर पर वहां पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी तुरंत अरेस्ट कर लिए अजीत को। अंजलि को इतने में भी चैन नहीं पड़ा और अजीत का सस्पेंड लेटर भी साइन कर उसके मुंह पर मार देती है और अपने बेटे को गोद में उठाकर चली गई। हर्ष भी पापा पापा चिल्लाता रहा और अजीत हर्ष हर्ष, दोनों की करुण पुकार सुनने वाला कोई ना था। अजीत को जेल में बंद कर दिया गया और इधर अंजलि हर्ष को अपने घर में ले जाती है और उसे अब समझाने की कोशिश करती है कि बेटा मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, लेकिन पूरी तरह से असफल रही अंजलि हर्ष को मार्केट में ले जाती है। वहाँ भी हर्ष उदास शांत सा बैठा रहता। लाख जतन के बाद भी हर्ष के आंसू नहीं रुक रहे थे और हर्ष को बुखार चढ़ जाता है। अंजलि ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी कहा कि कोई बात बच्चे को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। अगले दिन अंजलि ने कहा, हर्ष तुम्हें क्या चाहिए बेटा, तुम जो बोलोगे वही होगा। हर्ष, खड़ूस आंटी, प्लीज़ मेरे पापा को जेल में मत बंद करो, मैं यहीं आपके पास ही रहूँगा, पर मेरे पापा को जेल से बाहर निकाल दो। खड़ूस आंटी रो रो कर हटक कर हर्ष बोला। अंजलि अपने बेटे के अजीत के प्रति प्यार देखकर रो पड़ी और बोली, प्रॉमिस मैं आपके पापा को ले आऊंगी, पर मेरी एक शर्त है बेटा। रोते हुए बोली। हर्ष, क्या? अंजलि, एक बार मुझे मम्मा बोलाओ बेटा, प्लीज़, सिर्फ एक बार मुझे माँ बोल दो। मैं तुम्हारे कदमों में सारे जहाँ को डाल दूंगी, पर सिर्फ एक बार मुझे माँ बोल दो। अपने बच्चे को चूमते हुए बोली। हर्ष, पहले मेरे पापा को आप ले आओ तो बोलूँ। हर्ष की जिद के आगे अंजलि हार गई और पहुंच गई अजीत को जेल से निकलवाने। अंजलि ने ऑर्डर दिया कि अजीत को बाहर निकाल दो और केस को रफा दफा करवा देती है। अजीत वापस घर आया तो उसे वो घर अपने बेटे के बगैर काटने को दौड़ रहा था।
हर्ष की उम्र महज 10 साल की थी। उसने जब से होश संभाला था तब से सिर्फ अजीत को ही अपने इर्द गिर्द पाया था। हर्ष की पूरी दुनिया सिर्फ अजीत में ही समाया था और अजीत के बिना तो उसकी ऐसी हालत थी मानो जल बिन मछली की होती है। हर्ष भी अपने पापा से मिलने के लिए तड़प रहा था। लाख जतन के बाद भी हर्ष हजार कोशिश करता अपने बाप से मिलने के लिए तड़प रहा था। अंजलि अपनी पूरी ममता लुटा रही थी हर्ष पर। हर्ष को अपनी गोद में सुलाना, लोरी गाकर सुनाना, हर्ष के बालों में उंगली फेरना, मानो कितने जन्म की प्यासी, ममता की प्यासी अंजलि आंचल में भर भर के अपना प्यार लुटा रही थी हर्ष पर। हर्ष को भी अंजलि का यूं प्यार देना बहुत अच्छा लग रहा था, फिर भी उसे अपने पापा ही चाहिए थे। एक दिन हर्ष अपने घर की दीवार पर चढ़ गया और कूदने की कोशिश करने लगा, पर दीवार की ऊंचाई काफी थी। हर्ष ठहरा बच्चा, उसे तो बस हर हाल में अजीत के पास पहुंचना था। सिर्फ हर्ष ही नहीं बल्कि अजीत भी हर्ष से मिलने के लिए तड़प रहा था और अंजलि के घर के बाहर गार्डन में छुप कर बैठा था कि उसे हर्ष की चीख सुनाई दी और अजीत भी हर्ष को पुकारता हुआ आवाज के पीछे भागा। देखता है कि हर्ष दीवार से नीचे कूद गया है, पर उसे बड़ी गहरी चोट लगी है और हर्ष मारे दर्द से रहा था। अजीत अपने बेटे को गोद में उठाकर हर्ष के माथे पर सहलाता हुआ पूछ रहा था कि क्या हुआ मेरे बच्चे, बोल क्या हुआ, देख पापा आ गए हैं। हर्ष को गहरी चोट लगी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। अजीत की आवाज सुनकर अंदर से हर्ष को पुकारते हुए अंजलि भी भागकर बाहर आती है तो हर्ष की ये हालत देखकर छटपटा उठी। अजीत की गोद से छीनकर अपनी गोद में लेकर चूमने लगी अपने बेटे को। तुरंत ही दोनों एक साथ हर्ष को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हर्ष का इलाज शुरू हो जाता है। बाहर अंजलि और अजीत बेचैनी भरे कदमों से इधर उधर बस टहल रहे होते हैं। अंजलि का रो रो कर बुरा हाल था और वो खुद को ही कोस रही थी। भगवान मेरे पाप की सजा मेरे बेटे को मत दो, मेरी उम्र लग जाए मेरे बच्चे को। अपने दोनों हाथों को बांध वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अजीत ने एक बार अंजलि को बड़े गौर से देखा। आज उसे अंजलि की हालत पर तरस आ रहा था और उससे रहा ना गया और अंजलि के पास आकर अजीत ने अपने हाथ अंजलि के कंधे पर रखा और बोला, परेशान ना हो, उसे कुछ नहीं होगा, कोई साधारण थोड़ी है हर्ष, वो तो साक्षात बाबा विश्वनाथ जी का दिया हुआ अनमोल नगीना है। अंजलि जो अभी तक अपने भीतर एक स्लाब लिए बैठी थी अजीत के हाथ लगते ही टूट गई और अजीत से लिपट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो अजीत, आज हर्ष के इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है, मुझे माफ कर दो। अजीत नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे। फिर धीरे धीरे अजीत भी अपनी बाहों में अंजलि को संभालते हुए चुप कराने लगा। अजीत को आज अंजलि का ये अलग ही रूप दिखा था और उसे अंजलि पर दया आ रही थी और शायद प्यार भी। अजीत नहीं अंजलि, चुप हो जाओ और अब अपने आप को दोष मत दो, जो होना था वो तो हो गया ना, उसमें हमारा बस नहीं है, पर जो बस में है हम वो तो कर ही सकते हैं, बस ऊपर वाले से प्रार्थना। अभी दोनों एक दूसरे का दर्द बांट रहे थे कि डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि अब आपका बेटा ठीक है और आप मिल सकते हैं, बस थोड़ी देर बाद दवा का असर खत्म होते ही होश में आ जाएगा। ये सुनते ही दोनों खुशी के मारे उछल पड़ते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों अंदर हॉस्पिटल रूम में अपने बेटे के सिरहाने बैठ उसे सहला रहे होते हैं। चुप्पी तोड़ते हुए अंजलि बोली, अजीत मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ साथ हर्ष की भी गुनाहगार हूँ, ना ही मैं तुम दोनों को अलग करती और ना ही ये सब कुछ होता। अजीत दया और सहानुभूति भरी हुई नजरों से अब तक अंजलि को देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि अंजलि बुरी भी नहीं है, मैंने इसके बारे में गलत सोचा था। कम उम्र में प्यार में धोखा खाई अंजलि के हाथों ये पाप हो गया और उसकी सज़ा भी भुगत चुकी है। अब मैं जानबूझकर इसे और सज़ा नहीं दूंगा, बस एक बार हर्ष ठीक हो जाए तो मैं इन दोनों की ज़िंदगी से दूर चला जाऊंगा। अंजलि, अजीत, अजीत कहाँ खो गए? अजीत कहीं नहीं, बस यूं ही। अंजलि, अजीत जानते हो जब मुझे एक लड़के से धोखा मिला तो मैं पूरी मर्द जात से नफरत करने लगी और कभी शादी ना करने की कसम खा ली, पर जब से मैं तुमसे मिली ना तो फिर से मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या किसी मर्द का ये भी एक रूप हो सकता है जो किसी दूसरे के बच्चे को इतना ज़्यादा प्यार कर सकता है। अंजलि, सच में तुम इंसान के रूप में कोई फरिश्ता हो। अजीत चुपचाप से बड़े ध्यान से अंजलि की बातें सुनता है और बोला, अजीत जानती हो जब मुझे ये बच्चा पहली बार मिला ना तो मुझे भी पूरी नारी जाति से नफरत हो गई थी और मैंने भी कसम खा लिया था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। पर इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं थी, उस लड़के की भी गलती थी जिसने सिर्फ जिस्म से प्यार किया था और तुम्हें उस अवस्था में छोड़कर भाग गया। हमारे समाज की भी गलती थी जिसने तुमसे ये सब करवाया। हमारा समाज कभी भी बिन ब्याही माँ को नहीं स्वीकारता, ना जाने कैसे कैसे तानों से गुजरना पड़ता। शायद स्थिति इतनी बुरी हो जाती कि तुम्हें अपने बच्चे के साथ मरना पड़ता।
अंजलि अजीत के मुख से ये सब बातें सुनकर अजीत को गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो अजीत, कोई साधारण पुरुष नहीं हो। अजीत और अंजलि बातें कर रहे होते हैं कि हर्ष को भी होश आ जाता है और वो अपने पास दोनों के एक साथ देखकर बड़ा ही खुश होता है। हर्ष पापा, ये खड़ूस आंटी अब आपसे गुस्सा नहीं है? अजीत ठहाके लगाकर हंसने लगा। अजीत बेटा, ये आंटी नहीं तुम्हारी मम्मी है और प्रॉमिस करो कि आज के बाद मम्मी ही बोलोगे। हर्ष ठीक है पापा, मम्मी बोलूँगा। अंजलि भीगी भीगी पलकों से हर्ष को निहार रही थी। हॉस्पिटल से हर्ष को दोनों लेकर तो आ गए, पर हर्ष रहे किसके साथ अब ये तय होना बाकी था। अजीत मन ही मन विचार करता है कि हर्ष तो पिछले 10 सालों से मेरे पास ही रहा, पर एक माँ तो 10 सालों से तड़पी है। हर्ष को अंजलि के घर भेज दूंगा। अंजलि भी मन ही मन सोचने लगी कि आज हर्ष के इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे कोई हक नहीं है हर्ष को अपने पास रखने का। अजीत को ध्यान से देखते हुए, मुझे कोई हक नहीं है एक बाप को अपने बेटे से अलग करने का। मैं हर्ष को अजीत के पास ही छोड़ दूंगी। दोनों ही अपने अपने तरीके से एक दूसरे के बारे में सोचते हुए चले जा रहे थे। आखिरकार रास्ता खत्म हुआ और मंजिल पर गाड़ी आकर रुक गई। अंजलि बाहर निकलती है गाड़ी से और अजीत से बोली, अजीत हर्ष को तुम अपने साथ ले जाओ। बड़ी ही शालीनता से बोली। अजीत भी गाड़ी से उतरकर, अरे नहीं, हर्ष को तुम अपने साथ ले जाओ और तुम्हारा घर है कितनी दूर, मेरा जब भी मन करेगा मैं आ जाऊंगा मिलने। अंजलि नहीं नहीं अजीत, मुझे और पापी ना बनाओ, मैं तुमसे तुम्हारा बेटा नहीं छीन सकती हूँ। अजीत क्या बात करती हो अंजलि, मैं भी एक माँ जिसने ना जाने कितनी बार अपने ममता को मारा होगा, ना जाने प्रायश्चित की आग में कितनी बार खुद को जलाया होगा, जो कि अब जाकर अपने बेटे से मिली है। क्या मैं उससे उसके बच्चे को अलग कर दूं? अंजलि अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, तुम भी यहीं आज रुक जाओ। और अब कोई बहस नहीं, ऑर्डर देने के अंदाज में बोली। और हाँ, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, हंसते हुए बोली। अजीत भी हाँ कर दिया और हर्ष को लेकर दोनों घर जाते हैं। अजीत पहली बार अंजलि के घर गया था। चारों तरफ नजरें घुमाकर देखता है तो अंजलि का घर किसी जन्नत से कम नहीं था। ऐसी कोई भी एक चीज नहीं थी जो कि अंजलि के पास नहीं थी। अजीत ने देखा हर्ष का भी एक अलग कमरा था जिसमें हजारों खिलौने रखे हुए थे, ना जाने कितने कपड़े रखे हुए थे। अजीत ने जब ध्यान से देखा तो कपड़े छोटे से लेकर बड़ी साइज के थे। अजीत ने जब अंजलि से पूछा कि सारे कपड़े अलग अलग साइज के क्यों हैं? अंजलि क्योंकि हर साल मैं अपने बेटे के बर्थडे पर कपड़े खरीद कर ले आती थी और अपने बेटे को याद कर लिया करती थी। अजीत सोचता है कि हर्ष की ज़िंदगी में अब उसका कोई काम नहीं, जो सुख सुविधा मैं नहीं दे सकता वो उसे यहाँ पर मिल सकता है, और ऊपर से हर्ष को उसकी माँ भी मिल जाएगी। अजीत हर्ष को उसके बेड पर लिटा देता है और उसके सिरहाने पर बैठ गया और हर्ष के सर को सहलाने लगा और बोला, हर्ष तुम्हें तुम्हारी मम्मी कैसी लगी? हर्ष अच्छी लगती है पापा, और वो मुझे बहुत प्यार करती है। पहले तो अच्छी नहीं लगती थी, पर धीरे धीरे मुझे उनके साथ भी अच्छा लगने लगा। वो भी बिल्कुल आप ही की तरह प्यार करती है। अजीत बेटा तुम रहोगे अपनी मम्मी के साथ? हर्ष मतलब? अजीत मतलब ये कि अब तुम अपनी मम्मी के साथ ही रहना, जितना प्यार मुझसे करते थे वही प्यार अपनी मम्मी से करना। हर्ष को समझते देर नहीं लगी कि अजीत क्या कहना चाहते हैं। हर्ष नहीं पापा, क्या आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं? तो सोचना भी मत, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ पापा। और हर्ष फूट फूट कर रो पड़ा। अजीत अरे नहीं मेरा बच्चा, चुप हो जा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अंजलि भी फ्रेश होकर हर्ष के पास आ जाती है और बेड पर हर्ष का सर अपनी गोद में लेकर बैठ गई और हर्ष के सर पर प्यार से अपने हाथ से सहलाने लगी। हर्ष पापा मुझे अब ना आपके बिना रहना है और ना ही मम्मी के बिना रहना है। मेरे सारे फ्रेंड के मम्मी पापा हैं, मुझे भी दोनों ही चाहिए। अजीत हाँ हाँ मेरा बच्चा, अभी तुम सो जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। हर्ष एक हाथ से अजीत की उंगलियां पकड़े था और दूसरे से अंजलि की। हर्ष को काफ़ी कमज़ोरी थी, सो वह सो गया। अजीत ने अंजलि की तरफ देखा और बोला, अजीत अंजलि एक बात बोलूं? अंजलि हाँ हाँ क्यों नहीं। अजीत क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अंजलि हाँ। उसका मुंह खुला ही रह गया। हाँ अजीत हाँ मुझसे शादी करोगी? क्या हम हर्ष के मम्मी पापा नहीं बन सकते हैं? बाकी तुम्हारी मर्जी। अंजलि मानो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, और मन ही मन वो शायद खुश भी थी। अजीत अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो एक साथ हर्ष को माँ और बाप दोनों का प्यार मिल सकता है जिसका हर्ष हकदार है। मुझे सिर्फ हर्ष की आदत हो गई है यार, अब मैं उसके बिन जी नहीं पाऊँगा, और तुम चाहो तो। और मैं नहीं चाहता कि हर्ष को अब माँ होते हुए भी बिना माँ के रहना पड़े। अंजलि अजीत मेरी खुशी नसीबी होगी कि मैं तुमसे शादी करूं। एक मर्द का एक ऐसा भी रूप होता है, ये मैंने तुमसे मिलने के बाद जाना। एक वो मिहिर था जिसकी वजह से प्यार से मेरा भरोसा उठ
वक्त क्या गया था, नफरत हो गई थी। और एक तुम्हें देखकर एक बार फिर से प्यार पर भरोसा करने का मन करता है, एक बार फिर से प्यार करने का मन करता है। अजीत, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ और अब अकेली चलते चलते थक गई हूँ। मुझे भी अपना परिवार चाहिए। इस घर की दीवारें खंडर की तरह मुझे डराती रहती थी, अब मैं इनमें प्यार का रंग भरना चाहती हूँ। दोनों ने एक साथ मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया और अगले ही दिन सादे तरीके से कोर्ट मैरिज कर लिया। अब हर्ष के सर पर माँ और बाप दोनों का हाथ हो गया, दोनों का प्यार एक साथ मिलने लगा। अजीत और अंजलि ने अपनी सूझबूझ से ये रास्ता निकाला और जो कि सही भी था। हर्ष को अब उसकी एक हैप्पी फैमिली मिल गई थी। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।